हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हीना। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य के विषय में आज हम पढ़ेंगे कि भारत पर मुगलों ने जो शासन किया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। किन किन शासकों ने भारत पर शासन किया इसके बारे में आज हम पूरा क्रम से अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो जो सबसे पहले शासन था मुगलों के उसमें राज्य में, वो किसने किया था? बाबर ने किया था। बाबर ने 1526 से 1530 तक यहाँ पर शासन किया। इसे ही क्या है, मुगल साम्राज्य की स्थापना इसी ने ही की थी। इसका श्रेय जो है वो बाबर को ही जाता है। बाबर ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर के बाद में उसके पुत्र हुमायूं ने यहाँ पर शासन किया और 1530 से 1540 तक शासन किया। उसके बाद उसने 1555 से 1556 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। हुमायूं के बाद आता है उसका बेटा अकबर। अकबर ने 1556 से 1605 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। इनके बाद जहांगीर ने 1605 से 1627 तक शासन किया। फिर जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहां ने 1628 से 1658 तक यहाँ पर शासन किया। फिर उसके बाद औरंगजेब का जो पीरियड है वो 1658 से 1705 ईस्वी तक का है। जैसा कि हमें इस पूरे चार्ट में देखने से ही पता चलता है कि सबसे ज्यादा समय तो जो भारत में शासन किया वो किस शासक ने किया? अकबर। अकबर ने पूरा 49 ईयर्स तक भारत पर शासन किया। सबसे ज्यादा जो समय शासन किया था वो अकबर ने किया था मुगल काल में। उसके बाद है औरंगजेब ने भी कितना किया था यहाँ पे? 49 ईयर्स। तो अकबर और औरंगजेब ये दोनों ही ऐसे शासक थे जिन्होंने बराबर समय तक शासन किया। दोनों ने 49 ईयर्स यहाँ पर शासन किया। तो हम एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे। हम इसको क्रम से अपना स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो बाबर के विषय में पढ़ेंगे। बाबर के विषय में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बाबर को पढ़ना। बाबर क्या था? बाबर फरगना एक रियायत थी, मध्य एशिया की एक रियायत थी फरगना। वहां के जो शासक थे उमर शेख उनका पुत्र था। और इसका जन्म कब होता है? बाबर का जन्म होता है 1483 ईस्वी में। कहां पर होता है इसका जन्म? फरगना काबुल में। इनके पिता का नाम था उमर शेख। उमर शेख मिर्जा। और इनकी जो माता थी वो चंगेज खां के वंश की मानी जाती थी। इनके जो पिता थे वो तैमूर वंश के थे और इनकी जो माता थी वो चंगेज खां के वंश की थी। तो इनका जन्म यहाँ पर होता है फरगना। ये जो उमर शेख हैं ये फरगना की एक रियायत, मध्य एशिया की एक रियायत फरगना के शासक थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद क्या होता है? बाबर यहाँ का शासक बन जाता है। इसके पिता की मृत्यु हो जाती है और बाबर यहाँ का क्या बन जाता है? शासक बन जाता है, फरगना का शासक। फरगना मध्य एशिया में एक छोटी सी रियायत है। जब ये वहां का शासक बन जाता है तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति का शुरू से व्यक्ति होता है। ये मतलब जितने भी आसपास के जितने भी एरिया होते हैं उन सभी पर क्या चाहता है? अपना ही कंट्रोल करना चाहता है कि मतलब सारे जितने भी आसपास के राज्य हैं उन सभी पर ये क्या करे? अपना शासन करे। और ये ऐसा करता भी है। फरगना के आसपास जितनी भी और रियायतें होती हैं उन सभी पर ये अपना कब्जा कर लेता है। जिस समय ये शासक बना बाबर, उस समय इसकी आयु कितनी थी? 11 वर्ष। अपने पिता की मृत्यु के बाद जब ये शासक बना तो इसकी आयु 11 वर्ष थी। शासक बनने के समय इसकी आयु थी 11 वर्ष आयु थी। इतनी छोटी उम्र पे ही इसने बहुत ही बड़े बड़े कारनामे किए। बहुत सारी जगह पर इसने क्या करा? अपना अधिकार जो था वो जमा लिया था। फिर आता है बाबर का भारत पर आक्रमण। 1526 ईस्वी में भारत पर क्या करता है ये? बाबर आक्रमण करता है। इसके विषय में हम कुछ पढ़ते हैं। जिस समय बाबर ने भारत पर आक्रमण करा उस समय जो यहाँ दिल्ली सल्तनत थी, भारत में क्या था? दिल्ली सल्तनत थी।
और कौन थे उस समय यहाँ के शासक? इब्राहिम लोदी। अंतिम शासक थे नहीं, इब्राहिम लोदी। होता क्या है, ये जो इब्राहिम लोदी हैं, इन्होंने अपने चचेरे भाई दौलत खां को पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर रखा था। जो इनका भाई था दौलत खां, वो कौन था? पंजाब का गवर्नर था दौलत खां। ये तो इसके प्रति क्या है, प्रेम दिखाते हैं और इसको क्या करते हैं, पंजाब का गवर्नर अपने भाई को नियुक्त कर देते हैं। लेकिन इसके मन में इनके प्रति क्या होती है? बैर की भावना होती है। ये अपने भाई के खिलाफ एक चाल चलता है और क्या करता है कि अपने भाई की, ये जो इब्राहिम लोदी की जो पूरी दिल्ली सल्तनत है, यहाँ पर दिल्ली पर जो शासन है, ये चाहता है कि मेरा शासन हो, दिल्ली की पूरी रियायत पर मेरा शासन हो। तो ये क्या करता है कि ये इब्राहिम लोदी के शासनकाल में दौलत खां बाबर को क्या करता है, भारत पर आक्रमण करने का नियंत्रण देता है। उस समय पूरे विश्व में ये चर्चा फैली हुई थी कि बाबर नाम का एक लुटेरा है जो क्या करता है, जगह जगह पर आक्रमण करता है और वहां से धन दौलत इकट्ठी करता है और वहां से चला जाता है। तो यही सोचकर क्या करता है, दौलत खां बाबर को आमंत्रण देता है कि बाबर भारत आएगा, यहाँ पर आक्रमण करेगा। आक्रमण करने के बाद में यहाँ से जितनी धन दौलत जो होगी वो लूट कर वापस चला जाएगा और उसके जाने के बाद क्या होगा कि मैं यहाँ का शासक, दिल्ली सल्तनत क्या है, मेरे अंडर आ जाएगी और मैं यहाँ का शासक बन जाऊंगा। इसी उद्देश्य से दौलत खां बाबर को न्योता देता है, बाबर को न्योता देता है दिल्ली में आक्रमण करने के लिए। दौलत खां के न्योता बाबर स्वीकार करता है और 1526 ईस्वी में क्या है, वह भारत पर आक्रमण कर देता है। भारत पर आक्रमण करता है। कौन आक्रमण करता है? बाबर। में जब ये दिल्ली पर आक्रमण करता है तो यहाँ के शासक कौन होते हैं उस समय? इब्राहिम लोदी। तो इन दोनों के बीच में जो युद्ध होता है वो कौन सा पहला युद्ध होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। किस किस के मध्य होता है ये युद्ध? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। और यहाँ पर बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है और भारत में मुगल वंश की नींव रखता है। इब्राहिम लोदी यहाँ पर क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है, बाबर की विजय होती है और यहाँ से लोदी वंश का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। लोदी वंश का अंत। और किसका साम्राज्य शुरू हो जाता है? मुगल साम्राज्य। किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है मुगल साम्राज्य? बाबर के द्वारा। अब क्या है, बाबर आया भारत में, उसने आक्रमण किया, इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। अब दौलत खां क्या सोच रहा है कि बाबर क्या है, अब यहाँ से वापस चला जाएगा और उसके जाने के बाद क्या होगा, दिल्ली सल्तनत पर मेरा अधिकार होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, वह इंतजार करता रहता है लेकिन बाबर यहाँ से वापस ही नहीं जाता। इन सारी चीजों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बाबरनामा से। किस बात की जानकारी? कि बाबर ने किसके कहने पर भारत पर आक्रमण किया? बाबर ने दौलत खां के कहने पर भारत पर आक्रमण किया और इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इस सारे विषय की जानकारी हमें बाबरनामा से मिलती है। बाबरनामा को तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं। तुजुक ए बाबरी, ये क्या है? बाबर की आत्मकथा है। आत्मकथा है बाबर की। कौन सी भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। बाबर ने अपनी स्वयं आत्मकथा लिखी थी तुर्की भाषा में, जिसमें बाबर ने बताया कि भारत पर आक्रमण करने का न्योता मुझे स्वयं दौलत खां द्वारा
दिया गया था, जिसके कहने पर मैंने भारत पर आक्रमण किया और यहाँ से लोधी वंश का अंत किया और मुगल साम्राज्य की यहाँ पर नींव रखी। और यहाँ से वापस न जाने का एकमात्र उद्देश्य क्या था कि यहाँ की जो जलवायु थी, भारत की जलवायु, वो क्या है, बाबर को बहुत पसंद आ जाती है और बाबर यहाँ पर ही रह जाता है और यहाँ पर अपना शासन क्या है, शुरू कर देता है। इसके बाद बाबर का शासनकाल जो था वो बहुत ही कम रहा, 1526 से 1530, और इन 4 सालों में इसके क्या है, 4 युद्ध हुए। पहला कब हुआ, 1526 में, 1526 में पानीपत का युद्ध, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। किस किस के बीच में हुआ ये, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य में। दूसरा कौन सा युद्ध हुआ इसका, खानवा का युद्ध। ये कब हुआ, 1527 में, 1527 में इसका हुआ खानवा। ये किस किस के मध्य होते हैं, बाबर और राणा सागर के मध्य। तीसरा इसका युद्ध होता है 1528 में। ये कहां पर होता है, चंदेरी, चंदेरी का युद्ध। और ये बाबर और, यहाँ पे लिख देती हूँ, बाबर और मेदिनी राय। (1529) का जो युद्ध है ये है घाघरा का युद्ध। बाबर तो था ही, और कौन था, अफगान सरदार, अफगान के सरदारों के मध्य ही युद्ध होता है। और 1530 में बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो अपने पूरे शासनकाल में बाबर के 4 युद्ध होते हैं। पहला पानीपत का प्रथम युद्ध जो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ। दूसरा आपका खानवा का युद्ध जो बाबर और राणा सागर के मध्य हुए। राणा सागर कौन थे, चित्तौड़ के शासक थे। इनके मध्य और बाबर के मध्य युद्ध होता है। इसमें भी क्या है, बाबर की विजय होती है। इन चारों युद्धों में क्या होता है, बाबर विजयी रहता है। इसमें भी बाबर की विजय होती है, बाबर की विजय, इसमें भी बाबर की विजय होती है। इन चारों युद्धों में क्या होती है, बाबर की विजय होती है। चारों युद्धों में विजय। बाबर क्या है, इन चारों युद्धों में विजयी रहता है। तीसरा होता है 1528 का चंदेरी का युद्ध, बाबर और मेदिनी राय के मध्य। और इसमें भी क्या है, बाबर जीत जाता है और मेदिनी राय की हार होती है। 1529 में होता है घाघरा का युद्ध। ये अफगान सरदारों और बाबर के मध्य होता है। इसमें भी बाबर की विजय होती है। और 1530 में क्या है, बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो इसको याद करने की बहुत सारे ट्रिक हैं। एक ट्रिक ये भी है कि 1526 से लेके 1530 तक आप क्या है, सारे सन लिख लिए, 26, 27, 28, 29, 30। अब इसको याद करने की ट्रिक, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। पानी पिया से पानीपत का युद्ध, खाना खाया से खानवा का युद्ध, चांद देखा से चंदेरी का युद्ध, और घर गया घाघरा का युद्ध, और मर गया 1530 में क्या है, बाबर की मृत्यु हो जाती है। इन चारों युद्धों में बाबर की विजय का सबसे बड़ा कारण जो था, सबसे बड़ा जो वो था, वो क्या था कि बाबर के पास एक तो सेना थी, वो बहुत ही कुशल थी, बहुत ही कुशल सैनिक थे बाबर के। उनको युद्धों का प्रशिक्षण प्राप्त था, काफी युद्ध कर चुके थे तो काफी प्रशिक्षित थे। दूसरी जो इसकी
युद्ध करने की शैली थी वो मंगोल शैली थी। जिस तरीके से मंगोल अपने युद्ध पत्ति को अपनाते थे युद्धों में, वही पत्ति क्या है बाबर द्वारा अपनाई गई थी। बाबर क्या करता था, जैसे यहाँ पर बाबर के सैनिक खड़े हैं, ये बाबर के सैनिक हैं, और यहाँ पर खड़ी हैं दूसरे पक्ष की सैनिक। ठीक है, ये बाबर की सेना है। यहाँ पर बाबर क्या करता था, गड्ढे खुदवा देता था। ये गड्ढे खुदवा दिए, इन गड्ढों में छुपा दी तोपें। ये बाबर की तोप है। इस तरीके से अपनी तोपों को ये सेट कर देता था, और कुछ सैनिक यहाँ पर छुपाकर खड़े कर दिए जाते थे। तो जब आक्रमण होता था तो यहाँ की जो सेना है उसको पता ही नहीं चलता था कि गड्ढे में क्या है, बाबर की सेना है और यहाँ पर तोप है, और ये सीधा तोपों से विपक्ष की सेना पर वार करता था। और इसीलिए जो इसको है, बाबर को सैनिकों की क्षति हानि बहुत कम होती थी। इसके सैनिक बहुत कम मारे जाते थे युद्ध में, और जो विपरीत सेना होती थी उसके सैनिक मार दिए जाते थे। इसी कारण क्या है, बाबर के जितने भी युद्ध हुए उन सभी युद्धों में बाबर की विजय हुई है, जिसका एकमात्र कारण क्या है, उसके पास कुशल सेना का होना और तोप का, अपने युद्धों में तोप का प्रयोग करना। बाबर का जब खानवा का युद्ध होता है तो उस युद्ध में बाबर राणा सागा को पराजित कर देता है, और राणा सागा की पराजय के बाद ही क्या होता है, जो राजपूत शासक हैं उनका जो प्रभाव है वो कम होता चला जाता है, और दिल्ली पर जो उनका शासन करने का सपना होता है वो खत्म हो जाता है राणा सागा की हार के बाद में। जो इसकी ये है बाबरनामा आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा जो है, क्या नाम बताया था अभी उसका, तुजुक-ए बाबरी, तुजुक-ए बाबरी। इसका फारसी भाषा में भी अनुवाद किया गया है। ये जो ओरिजिनल है कौन सी भाषा में लिखी गई है, तुर्की भाषा में लिखी गई है, और ये किसने लिखी थी, स्वयं बाबर द्वारा लिखी गई थी अपनी आत्मकथा। इसका फारसी अनुवाद, फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। फारसी अनुवाद जो है इसका, वो किसके द्वारा किया गया, अब्दुल रहीम खान के द्वारा। इन्होंने तुजुक-ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद करा, और नाम क्या दिया उसका, नाम दिया इन्होंने बाबर नाम। तो गाइज आज हमने अपना कंप्लीट कर लिया है बाबर के विषय में। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। तो आई होप आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।